झारखंड की खेती को अक्सर मानसून का जुआ कहा जाता है। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन है बिल्कुल सच। हाँ बिल्कुल। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल लहलहा उठती है, और अगर मॉनसून ने धगा दे दिया तो किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बिल्कुल। और इसी जुए के भरोसे तो पूरा राज्य नहीं बैठ सकता। यहीं पर सिंचाई यानी इरिगेशन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। तो फिर जमीनी हकीकत से ही शुरू करते हैं। हाँ, और जमीनी हकीकत का सबसे पहला आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। ज्यादा खेती आज भी सीधे सीधे आसमान की तरफ ही देखती है। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कहता है। और अगर हम इस 17% को भी और करीब से देखें तो पता चलता है कि पानी दो मुख्य स्रोतों से आ रहा है। अच्छा। लगभग 58% पानी सतही जल यानी सरफेस वाटर से आता है, जैसे नदियां, नाले और तालाब। और बाकी का 42% वो कहाँ से आता है? वो आता है भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर से। इसमें कुएं और बोरिंग शामिल है। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या बदलाव? स्रोत बताते हैं कि हाल के सालों में व्यक्तिगत बोरिंग का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। लोग अब सामुदायिक तालाबों या नहरों का इंतजार करने के बजाय खुद पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके अपने फायदे और नुकसान होंगे, खैर इस पर बाद में आएंगे। पहले उन साधनों की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बराबरी है। हाँ, ये वाकई में दिलचस्प है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक सिंचाई में दो पारंपरिक तरीकों की हिस्सेदारी बिल्कुल बराबर है। कुएं और तालाब, है ना? बिल्कुल। कुएं यानी वेल्स कुल सिंचाई में 32% का योगदान देते हैं, और तालाब यानी पॉन्ड्स वो भी ठीक 32% का ही योगदान देते हैं। कमाल है, एकदम 50-50 की पार्टनरशिप। चलिए पहले कुओं की बात करते हैं। जिलों के हिसाब से क्या तस्वीर बनती है? देखिए, यहाँ दो तरह से देखना होगा। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, यानी कि जिले में सिंचाई के लिए कुओं पर निर्भरता सबसे ज्यादा है, तो साहिबगंज और जामताड़ा सबसे आगे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यानी एरिया कुओं से कहाँ सींचा जाता है, तो एक ही नाम बार बार सामने आता है, पलामू। पलामू, ये नाम याद रखना होगा। अब तालाबों पर आते हैं। उनकी भी हिस्सेदारी 32% है। वहाँ क्या कहानी है? कहानी लगभग वैसी ही है। प्रतिशत के हिसाब से तालाबों पर सबसे ज्यादा निर्भरता धनबाद में है। और क्षेत्रफल के हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ भी पलामू ही सबसे आगे हैं। तो कुएं हो या तालाब, दोनों से सबसे ज्यादा रकबे की सिंचाई पलामू में हो रही है। ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं लगता? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि जरूरत का नतीजा है। पलामू झारखंड के सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित इलाकों में से एक है। अच्छा, इसलिए? हाँ, वहाँ पानी की किल्लत सबसे ज्यादा है, इसलिए वहाँ के लोग और प्रशासन दोनों ही पानी जमा करने और निकालने के इन पारंपरिक तरीकों पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। ये आंकड़े दरअसल वहाँ की भौगोलिक मजबूरी को दिखाते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक कहानी बता रहे हैं। खैर, ये तो हुए पारंपरिक तरीके। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने हमें एक नया साधन दिया है, नलकूप यानी ट्यूबवेल। उसका क्या हाल है? ट्यूबवेल का योगदान अभी कुल सिंचित भूमि का 7% है। सिर्फ 7%? जी। और यहाँ भी पैटर्न वही है। प्रतिशत के हिसाब से साहिबगंज आगे है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर ट्यूबवेल से सिंचाई आप अंदाजा लगा सकती हैं, पलामू में ही होती होगी। बिल्कुल सही। तो कुआं, तालाब, नलकूप, तीनों के सिंचित क्षेत्रफल में पलामू का दबदबा है। लेकिन एक और आधुनिक तरीका है, नहरें यानी कैनाल्स। मैंने सोचा था कि नहरों का योगदान काफी ज्यादा होगा, लेकिन स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ 2% है। इतना कम क्यों? इसका जवाब झारखंड की जमीन में ही छुपा है। मतलब? झारखंड का ज्यादातर इलाका पठारी है, ऊंचा नीचा। मैदानी इलाकों की तरह यहाँ नहरों का एक सीधा जाल बिछाना बेहद मुश्किल और खर्चीला काम है। हर कुछ किलोमीटर पर जमीन की ऊंचाई बदल जाती है। अच्छा, तो ये भौगोलिक बनावट ही सबसे बड़ी रुकावट है? बिल्कुल। इसीलिए नहरों का विकास यहाँ सीमित रहा है। लेकिन जहां नहरें हैं, वहां कौन से जिले आगे हैं? क्या यहाँ भी पलामू का पैटर्न कायम है? नहीं, यहाँ आकर पलामू का पैटर्न टूटता है। अच्छा। प्रतिशत के हिसाब से नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई पूर्वी सिंहभूम में होती है, और अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो सिमडेगा सबसे आगे है। तो ये दिखाता है कि शायद इन इलाकों की भौगोलिक बनावट नहरों के लिए थोड़ी ज्यादा अनुकूल है। सही पकड़ा आपने। तो ये तो हुई साधनों की बात। हमने देखा कि कैसे पारंपरिक तरीके आज भी हावी हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। सरकार की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उनका क्या हाल है? जी, स्रोत में इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है।
ये वर्गीकरण इनके आकार यानी ये कितने बड़े इलाके को सिंचित कर सकती हैं इस पर आधारित है। ठीक है, तो पहली श्रेणी कौन सी है? पहली है वृहद सिंचाई परियोजना यानी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये वो परियोजनाएं हैं जो 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन को पानी देती हैं। 10,000 हेक्टेयर, ये तो बहुत बड़ा एरिया हो गया। और दूसरी? दूसरी है मध्यम सिंचाई परियोजना या मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच के इलाके को कवर करती है। और तीसरी होगी लघु सिंचाई परियोजना। जी, लघु सिंचाई परियोजना माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए होती है। रणनीति की 3 परतें, बड़ी, मध्यम और छोटी। चलिए सबसे पहले उन बड़ी परियोजनाओं की बात करते हैं जो झारखंड की पहचान बन गई हैं। इनमें से कुछ तो आजादी के बाद के भारत के सपने का हिस्सा थी। सही कहा आपने, ये परियोजनाएं दशकों के निवेश और योजना का नतीजा है। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये पूरे राज्य में फैली हैं, जैसे दक्षिण पूर्व में स्वर्णरेखा, मध्य में कोनार, पूर्व में अजय बराज और उत्तर पश्चिम में उत्तरी कोयल। जी, ये सिर्फ बांध नहीं है, ये अपने अपने इलाकों के आर्थिक इंजन है। स्रोतों में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का जिक्र बहुत विस्तार से है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी, यानी 70 के दशक में। जी, ये राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक रही है। ये स्वर्णरेखा और उसकी सहायक नदी खरकई पर बनी है। और इसका असर? इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से लेकर सरायकेला खरसावां तक फैला है। इसमें चांडिल और ईचा जैसे बड़े बांध हैं और गालूडी और खरखई जैसे बराज भी शामिल है। तो इसका नाम ही बहुउद्देशीय है। हाँ, जो सिंचाई से लेकर बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन तक सब कुछ करता है। उसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौर में कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखी गई थी, है ना? हाँ बिल्कुल। एक थी उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। यह पलामू और गढ़वा के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है। लेकिन ये तो काफी समय तक अटकी रही थी। हाँ, ये परियोजना दशकों तक अटकी रही, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। इसी दौर में देवघर और जामताड़ा के लिए अजय बराज परियोजना शुरू हुई, जिसने नहरों का एक बड़ा नेटवर्क बिछाया। और एक नाम और आता है, कोनार जलाशय। ये तो दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी का हिस्सा था। जी, कोनार जलाशय परियोजना डीवीसी का ही हिस्सा थी। और डीवीसी तो आज़ादी के बाद भारत की शुरुआती और सबसे महत्वाकांक्षी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक थी। सही। तो ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा था, जो गिरिडीह और हजारीबाग जैसे इलाकों में सिंचाई की जरूरतें पूरी करने पर केंद्रित था। तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहा, मतलब 7वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी? जी, 7वीं योजना में 2 अहम परियोजनाएं आईं। एक, देवघर में अजय नदी पर पुनासी जलाशय परियोजना। ये तो हाल में काफी चर्चा में थी। हाँ, क्योंकि ये हाल ही में पूरी हुई है। और दूसरी थी औरंगा जलाशय परियोजना, जो पलामू, लातेहार और लोहरदगा के एक बड़े इलाके को कवर करती है। और 10वीं योजना में? फिर 10वीं योजना में पलामू में ही अमानत बराज परियोजना आए, जिसने वहां के सिंचाई नेटवर्क को और मजबूत किया। इनके अलावा भी कुछ और बड़े नाम हैं, जैसे कि गुमानी या मयूराक्षी परियोजना। इनका क्या महत्व है? हाँ, गुमानी जलाशय परियोजना जो 1977 की है, वो संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ के लिए बहुत अहम है। एक संयुक्त परियोजना है। और मयूराक्षी? और मयूराक्षी परियोजना का तो कहना ही क्या। दुमका में इसी पर बना कनाडा बांध, जिसे मसानजोड़ बांध भी कहते हैं, वो एक इंजीनियरिंग का नमूना है। और ये एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। मतलब इसका फायदा झारखंड के अलावा किसी और राज्य को भी मिलता है? जी, इसका फायदा झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल को भी मिलता है। इनके अलावा रांची के पास कांची वृहद सिंचाई परियोजना भी है, जो वहां के कृषि क्षेत्रों को सिंचित करती है। तो ये तो थे वो बड़े विशालकाय प्रोजेक्ट्स जो एक तरह से झारखंड के लैंडस्केप का हिस्सा बन गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बड़े बांध हर खेत तक पानी नहीं पहुंचा सकते थे। यहीं पर मध्यम परियोजनाओं की भूमिका शुरू होती है। एकदम सही। और ये संख्या बहुत बड़ी है, 600 से ज्यादा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। 600 से ज्यादा? जी, इनका काम उन खाली जगहों को भरना है जिन्हें बड़ी परियोजनाएं छोड़ देती हैं। ये जिला स्तर पर पानी के मैनेजमेंट की रीढ़ है। एक तरह से ये बड़ी नदियों से पानी लेकर उसे स्थानीय नहरों और खेतों की छोटी छोटी नालियों तक पहुंचाती हैं। स्रोतों में इन मध्यम परियोजनाओं का एक बड़ा दिलचस्प क्षेत्रीय विश्लेषण दिया गया है। सिर्फ नाम गिनाने के बजाय हम ये देखते हैं कि इन परियोजनाओं से कोई पैटर्न उभरता है क्या। चलिए दक्षिणी छोटा नागपुर से शुरू करते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर यानी रांची, गुमला,
खूंटी वाला इलाका। हम्म, यहाँ की परियोजनाएं जैसे रांची में गैतलसूद और कंस जलाशय या गुमला में अपर शंख जलाशय। और खूंटी लोहरदगा में लतरातू और सुकरी जलाशय। जी, ये मुख्य रूप से स्वर्णरेखा और शंख जैसी बड़ी नदियों की सहायक नदियों पर बनी है। रणनीति ये है कि मुख्य नदी पर बड़े बांध बनाओ और उसके सहायक नदियों पर मध्यम आकार के जलाशय बनाकर पानी को फैला दो। और उत्तरी छोटा नागपुर में क्या दिखता है? वहां की तस्वीर थोड़ी अलग लगती है। कुछ एकल जिला परियोजनाएं हैं और कुछ संयुक्त। सही कहा। उत्तरी छोटा नागपुर में एक अलग ही रणनीति दिखती है। यहाँ हजारीबाग को एक तरह से हब बनाया गया है। कुछ परियोजनाएं तो सिर्फ हजारीबाग के लिए हैं, जैसे सलैया जलाशय, लेकिन कई संयुक्त परियोजनाएं भी हैं। जैसे पंचखेरो, जो हजारीबाग को कोडरमा से जोड़ती है, या भैरवा, जो हजारीबाग को रामगढ़ से जोड़ती है। कोडरमा में केशो और चतरा में गरही जलाशय भी हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक जिले को केंद्र बनाकर आसपास के क्षेत्रों को एक ही नेटवर्क में पिरोया जा रहा है। ये तो वाकई एक स्मार्ट रणनीति है। अब पलामू और कोल्हान प्रमंडल की बात करते हैं। पलामू प्रमंडल, जो हमेशा से पानी की कमी से जूझता रहा है, वहाँ उत्तरी कोयल की सहायक नदियों पर बटाने, अनराज और मलय जलाशय जैसी कई योजनाएं बनाई गई हैं। ये एक तरह से मुख्य उत्तरी कोयल परियोजना के पूरक के तौर पर काम करता है। और कोल्हान? वहीं कोल्हान, जो खनिज संपदा से भरपूर है, वहाँ की मध्यम परियोजनाएं जैसे झरझरा, सुरू और पालना, ये पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में है। और ये सिर्फ खेती नहीं, बल्कि स्थानीय औद्योगिक जरूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इनके अलावा धनबाद में खुदिया और गोड्डा में तोराई बिराज जैसी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं। तो अब तक हमने बड़े बांधों और उनके सहायक नेटवर्क की कहानी समझी, लेकिन झारखंड की सबसे बड़ी चुनौती, उसकी पठारी जमीन का क्या? गुरुत्वाकर्षण तो पानी को हमेशा नीचे की ओर ही ले जाता है। ऊपर के खेतों का क्या होगा? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यही वो सवाल है जो हमें झारखंड की सिंचाई के भविष्य की ओर ले जाता है। अब तक की सारी पारंपरिक नहरें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करती हैं। मतलब पानी ऊंचाई से ढलान की ओर बहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक किसान जिसका खेत नहर से बस 100 फुट ऊपर है, उसे पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और झारखंड में ऐसे लाखों किसान हैं। यहीं पर मेगा लिफ्ट योजना एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आती है। यह एक क्रांतिकारी सोच है। लिफ्ट जैसे इमारतों में होती है? ये काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझिए कि अब तक हम सिर्फ ढलान पर पानी भेज रहे थे। मेगा लिफ्ट योजना एक तरह से पानी के लिए एस्केलेटर या लिफ्ट लगाने जैसा है। अच्छा, इसमें शक्तिशाली पंपों का इस्तेमाल करके पानी को नदी या जलाशय जैसे निचले स्रोतों से उठाया जाता है और फिर पाइपलाइन के जरिए सीधे ऊंचाई वाले खेतों तक पहुंचाया जाता है। हम गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती दे रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत शानदार लग रहा है। इसका लक्ष्य कितना बड़ा है? लक्ष्य बहुत बड़ा है। राज्य में 6 बड़ी मेगा लिफ्ट परियोजनाओं का प्रस्ताव है, जिनके जरिए लगभग 1.58 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा। 1.5 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा? जी, ये उन किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिनकी जमीनें अब तक सूखी थीं। और ये परियोजनाएं कहाँ का प्रस्तावित हैं? क्या ये भी किसी खास रणनीति का हिस्सा है? हाँ, ये पूरे राज्य में रणनीतिक रूप से फैली हुई हैं। पलामू के सूखाग्रस्त इलाके के लिए पलामू पाइपलाइन सिंचाई है, गढ़वा में कन्हर शाखा योजना है, संथाल परगना के लिए दुमका में मसलिया राणेश्वर और साहिबगंज में भोगनाड़ी मेगा लिफ्ट। और बाकी? देवघर जामताड़ा के लिए सिकटिया मेगा लिफ्ट और कोडरमा में तिलैया मेगा लिफ्ट। ये दिखाता है कि अब फोकस उन इलाकों पर है जो अब तक सिंचाई के नक्शे से बाहर थे। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम क्या कहेंगे? हमने झारखंड की सिंचाई की कहानी को 3 हिस्सों में देखा। पहले आजादी के बाद के बड़े बांधों का दौर, फिर उन बांधों के नेटवर्क को फैलाने वाली सैकड़ों मध्यम परियोजनाओं का दौर, और अब हम तीसरे दौर में हैं, जहां तकनीक का इस्तेमाल करके हम भूगोल की सबसे बड़ी चुनौती यानी पठार की ऊंचाई को पार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे पानी के प्रबंधन की रणनीति समय और जरूरत के हिसाब से लगातार विकसित हो रही है। ये सब सुनने के बाद एक विचार मन में आता है। ये विशाल इंजीनियरिंग परियोजनाएं खेती और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम पानी को नदियों से उठाकर पठारों तक ले जाने की क्षमता हासिल कर लेंगे, तो ये विकास और झारखंड की नदियों और जंगलों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संतुलन बनाने के बारे में कौन से नए और मुश्किल सवाल खड़े करेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आगे सोचने की जरूरत